Okay, a very warm welcome to all of you. So what we are going to cover is regarding the teaching aptitude. Teaching aptitude को हम स्टडी कर रहे थे और लास्ट टाइम में what we are going to cover कि हम जो है ना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस कर रहे थे, जो बेसिक्स को हमने ऑलरेडी जो है ना हमने कवर कर लिया था कि जब भी हम टीचिंग स्टार्ट करते हैं तो क्या बेसिक्स है इसके बारे में हमने स्टडी कर लिया था। और ये सब के बारे में मैंने आपको बताया था कि कभी भी जब आप कोई भी टॉपिक स्टार्ट करो तो आपको बेसिक्स जो है ना वो क्लियर होने चाहिए। आपको पता होना चाहिए टीचिंग क्या होता है, लर्निंग क्या होता है, ट्रेनिंग क्या होता है, और उसके बारे में जो है ना मैंने आपको ओवरऑल जो है ना रूपरेखा मैंने आपको समझाई थी कि टीचिंग क्या होता है, लर्निंग क्या होता है और ट्रेनिंग क्या है। फिर उसके बाद मैंने आपसे डिस्कस किया था कुछ कॉन्सेप्ट्स के बारे में और ये कॉन्सेप्ट्स कैसे एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। मैंने आपको बताया था कि टीचर सेंट्रिक क्या होता है, एंड्रागोजी पेडागोजी क्या होता है, या फिर जो नया कॉन्सेप्ट आया है फ्लिप क्लासरूम वो क्या होता है, इसके बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कशन कर लिया है। अब जो चीज़ हमें स्टडी करना है वो है आपका क्या, वो है आपका ह्यूरिस्टिक मेथड। और ये जो चीज़ें हैं ना ये आपसे बार बार आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि ह्यूरिस्टिक मेथड क्या है। ठीक है, ह्यूरिस्टिक मेथड के बारे में आपको पता करना है और इसी को हिंदी में कहते हैं अनुमानी विधि। अब ये अनुमानी विधि क्या है इसके बारे में हम थोड़ा डिस्कशन करते हैं। हिंदी मीडियम वाले बच्चे, अगर आपको लैंग्वेज से रिलेटेड कोई भी इशू है लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स सो दैट आई कैन आंसर यू। ठीक है, जब भी हम ह्यूरिस्टिक मेथड की बात करते हैं, ह्यूरिस्टिक मेथड ये जो टर्म है वो हो सकता है आपने पहली बार सुना है, बट ह्यूरिस्टिक मेथड का मतलब ये होता है कि आप जो है ना, क्योंकि लास्ट टाइम हमने डिस्कशन किया था एंड्रागोजी पेडागोजी जो है ना इसके बारे में हम डिस्कशन किए थे। ठीक है, तो उसमें मैंने आपको ये बताया था, याद है आपको? ये वाला लिंक आपको याद है? ये वाला लिंक, उसमें मैंने बताया था कि जब हम फ्लिप्ड क्लासरूम की बात करते हैं, एंड्रागोजी की बात करते हैं, तो उसी में जो एक कॉन्सेप्ट होता है आपका क्या होता है, वो है आपका ह्यूरिस्टिक मेथड। ठीक है, उसी में होता है ह्यूरिस्टिक मेथड। इसका जो है ना इसका एक पार्ट है ह्यूरिस्टिक मेथड। अब ये ह्यूरिस्टिक मेथड लर्नर सेंट्रिक से कैसे अलग है इसके बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं। ठीक है, मैं लर्नर सेंट्रिक में आऊंगी, बट ये जो है ना ये वाला लिंक आप समझिए। ये लिंक मैंने आपको पहले ही बताया था। देखिए आप सीरीज वाइज क्वेश्चन समझिए, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो आप मैंने आपको बताया था टीचर सेंट्रिक क्या होता है, लर्नर सेंट्रिक क्या होता है, एंड्रागोजी क्या होता है, पेडागोजी क्या होता है, और फिर मैंने बताया था फ्लिप्ड क्लासरूम क्या होता है, और फिर मैंने आपको बताया था ह्यूरिस्टिक मेथड। ह्यूरिस्टिक मेथड के बीच में मैं लिंक को बताऊंगी। मैंने अभी ये बताया कि ये जो क्या होता है ये लर्नर सेंट्रिक का पार्ट होता है। कैसे पार्ट होता है थोड़ा सा हम डिस्कशन करते हैं पहले ह्यूरिस्टिक मेथड के बारे में। देखिए, जब हम ह्यूरिस्टिक मेथड की बात करते हैं, ये जो वर्ड है इसका मतलब होता है अनुमानी विधि। यानी कि आप जो भी अंडरस्टैंडिंग करते हो आप बिना किसी मदद के जो है ना, किसी की मदद से आप जो है ना अपनी जो अंडरस्टैंडिंग को डेवलप कर रहे हैं। कितने सारे बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, वो खुद स्टडी करते हैं। मान लीजिए कि ऐसे बच्चे जो कि गांव में रहते हैं, ठीक है, और गांव में रहते हैं, उनके पास ना तो नेटवर्क है, ना ही उनके पास कोई अच्छा साधन है जिससे वो क्या करें, वो कोचिंग ले सके। वो बच्चे भी जो है ना क्या करते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के काबिल होते हैं और वो क्लियर भी कर पाते हैं। और वो जो तरीका होता है ना उसको आप डाल सकते हो अनुमानी विधि के संदर्भ में, समझ सकते हो। दूसरा उदाहरण जब आप समझना चाहो तो आपने ये वाला देखा होगा। ठीक है, ऐसा कुछ देखा है अपने बचपन में। इसमें क्या होता है ना, इसमें दो ये होते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक ऐसे ये होती है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, एक बच्चा जो होता है ना वो क्या करता है, एक बच्चा जो होता है ना इसकी मदद से चलता है। ठीक है, चलना सीखता है। ठीक है, उसको चलने के लिए एक एड दी जाती है और उसकी मदद से वो क्या करता है, चलना सीखता है। पहले गिरता है, फिर उसके बाद उसके सहारे वो खड़ा होता है और फिर उसके बाद वो चलना सीखता है। कुछ बच्चे क्या होते हैं, गिरते हैं, फिर वो जो क्या करते हैं, फिर वो चलते हैं, गिरते हैं, पढ़ते 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 फिर वो क्या करते हैं, स्ट्रेट चलना सीख जाते हैं। जो बच्चे बिना किसी सहायता से कुछ सीखते हैं दैट इज कॉल्ड ह्यूरिस्टिक मेथड। ठीक है, थोड़ा सा और समझाते हैं। उदाहरण के रूप में आप सभी ने साइकिल पहली बार सीखा होगा। साइकिल सीखने के लिए हो सकता है आपने किसी दोस्त को कांटेक्ट किया होगा। कुछ बच्चे क्या होते हैं ना, जब वो साइकिल सीखते हैं तो पहले लंगड़ी सीखते हैं। ठीक है, एक पैर से चलाना सीखते हैं, फिर उसके बाद वो क्या करते हैं, पूरा पैडल मारना सीखते हैं। हाफ पैडल मारते हैं, पहले हाफ पैडल फिर फुल पैडल, और उसके बाद क्या होता है ना, कुछ कुछ खड़ा होकर चलाते हैं, कुछ कुछ फिर हाथ छोड़ के चलाना सीख जाते हैं, बैलेंस करना सीख जाते हैं। तो इस तरीके से क्या होता है, आप जो चीजें अपने से सीखते हैं उसके लिए आपको कोई ट्रेनर की जरूरत नहीं है, उसके लिए आपको जो है ना कोई एजुकेटर नहीं है। तो जो चीजें, ठीक है, जो चीजें आप गलती कर करके बार बार उसके बाद जो आप सीखते हो दैट इज कॉल्ड
ह्यूरिस्टिक मेथड, उसी को हम कहते हैं अनुमानी विधि। उदाहरण के रूप में अगर मैं मान लीजिए दूसरा उदाहरण, आई एम सॉरी मैं आपको इतना ज़्यादा उदाहरण दे रही हूँ, बट यकीन मानिए कि कॉन्सेप्ट जो है ना वो आराम से क्लियर होता है। एग्जाम्पल्स याद रखिए, आपको कॉन्सेप्ट समझने में बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। रट्टा मारना इज नॉट अ इंपॉर्टेंट थिंग, आपको कॉन्सेप्ट्स को समझना है, ठीक है। दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज, जब हम ह्यूरिस्टिक मेथड की बात करते हैं, अगर मैंने आपको एक डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन दे दिया, आप सभी ने कोई मैथ्स, मान लीजिए कि आपको एक मैथ्स का क्वेश्चन दिया है, बहुत सारे बच्चे क्या होता है ना, एक बार कोशिश करते हैं वो, फिर टीचर उनको हिंट देते हैं और उसके बाद वो सॉल्व करते हैं। कुछ बच्चे क्या करते हैं, वो गलती करते हैं, गलती करने के बाद उनको लगता है अच्छा ये स्टेप गलत है, अगली बार मुझे ये स्टेप सही करना है। फिर उसके बाद दूसरी बार जो है ना, हो सकता है उनका कैलकुलेशन गलती हो, फिर जब वो तीसरी बार बनाते हैं ना तो वो सही हो जाता है। तो वो क्या किए, गलती कर करके खुद से सीखे। इसको कहते हैं ट्रायल एंड एरर मेथड से आप राइट जगह पे आ जाते हो, दैट इज कॉल्ड ह्यूरिस्टिक मेथड। यहाँ पे क्या होता है ना, आप गलतियों करके जो है ना अपनी चीजें जो है ना खुद से सीखते हो। और यकीन मानिए जो चीज आप खुद से सीखते हो ना, वो चीजें जो होती है ना वो ज्यादा देर तक याद रहती है, क्योंकि उसके पीछे जो है ना अपनी टाइम टाइम यूज किए हैं। तो जो चीज ह्यूरिस्टिक मेथड में आप खुद याद कीजिए, बचपन में आपने ऐसी कौन सी चीज सीखी होगी जो कि आपको अभी तक याद है, तो उसी को कहते हैं ह्यूरिस्टिक मेथड। और जो चीज दूसरों की मदद से, अगर मान लीजिए कि मैं आपको जो है ना कुछ क्वेश्चन दूं और उसको मैं बता दूं इसका आंसर ए है, इसका आंसर बी है, इसका आंसर सी है, तो आप क्या करोगे, आपको जो हो सकता है ना अब उस टाइम तो याद हो, बट अगले टाइम जो है ना आप भूल जाओगे। बट जो चीज है आपने गलती की, ठीक है, और उसके बाद मैंने आपको राइट आंसर बताया, और वो चीजें जो है ना आपको ज्यादा याद रहती है, क्योंकि उसके पीछे आपने थोड़ा सा टाइम इन्वेस्ट किया, आपने मेहनत किया, ठीक है। तो इस तरीके से ह्यूरिस्टिक मेथड का मतलब होता है कि आपने अपने आंसर जो है ना बिना किसी मदद के आपने जो उत्तर खोजे हैं, उसी को कहते हैं अनुमानी विधि, ट्रायल एंड एरर मेथड। अनुमान करके आपने क्या किया, अपने सही जगह पे पहुंचे कि अच्छा ये हो सकता है, क्या हो सकता है, ये नहीं भी हो सकता है, फिर वहां पे गए, फिर अचानक आप फेल हो गए, फिर उसके बाद आपने दूसरा देखा कि अच्छा ये हो सकता है, फिर आप वहां पे गए, फेल हो गए, तीसरी बार देखा, हो सकता है उस बार आपकी जो है ना प्रयास सही हुई। तो उसी को कहते हैं अनुमानी विधि। जो आपने लक्ष्य पाया है वो अनुमान करके पाया है, और वो जो लक्ष्य है ना उसकी कीमत आप समझते हो, ठीक है, उसी को कहते हैं ह्यूरिस्टिक मेथड, ठीक है। और फिर उसके बाद जो होता है ना ह्यूरिस्टिक मेथड इन टीचिंग, रिसर्च में इसका अलग अलग तरीका होता है। रिसर्च में जब आपको पढ़ाऊंगी ना तो मैं बताऊंगी कि ह्यूरिस्टिक मेथड इन रिसर्च क्या होता है। टीचिंग में यही होता है कि जो चीज आप सीखते हो बिना किसी मदद के सीखते हो, खुद से सीखते हो, उसी को कहते हैं ह्यूरिस्टिक मेथड। ऑलराइट, नाउ लेट्स कम टू द टीचर। टीचर जो होता है, एक अच्छा टीचर, उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, जब मैं आपको कैरेक्टरिस्टिक बताऊंगी उसके बारे में बताऊंगी। बट एक बात आप समझिए कि जो एक अच्छा टीचर होता है, एक अच्छा शिक्षक होता है, वो जो है ना वो क्या क्या करता है, ऐसा नहीं है कि वो आपको क्या करेगा कि अच्छा ठीक है ये टीचिंग एप्टीट्यूड है, मैं आपको इसका नोट्स दे रही हूँ, ये चीजें पढ़ने हैं, ये PYQ है, ये क्वेश्चन आएंगे, आप लोग ये रख लो। दिस इज अ नॉट अ गुड वे अ टीचर लुक लाइक, अ टीचर बिहेव। टीचर वो होता है जो कि आपको मोटिवेट करे कि आपको जो है ना टीचिंग एप्टीट्यूड इस तरीके से पढ़ना है, ये जो है ना यहाँ पे ये स्टैंडर्ड बुक है, और ये जो है ना आपको यहाँ पे जाकर के स्टडी करना है। आपको वो गाइड की तरह, आपको वो स्पून फीडिंग ना कराए कि आप मुंह खोलो मैं आपके मुंह में एक चम्मच दे रहा हूँ। दिस इज अ नॉट अ टीचर। वो आपको जो है ना एक इनेबलर बनाता है, वो आपको डिसेबलर नहीं बनाता है कि मैं आपको मटेरियल दे दूंगा बस आप जाके बैठो और आप बस हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है। होने की बात तो छोड़ो, वो उससे कुछ नहीं होगा, ठीक है। अगले दिन हो सकता है मोटिवेशन वो आपके अंदर डालता है, और फिर पढ़ने का काम आप खुद करते हो। तो एक अच्छा जो टीचर होता है, टीचर के कैरेक्टरिस्टिक एग्जाम में आते हैं, और इसी वजह से आपको ये सब्जेक्ट समझना, ये टॉपिक समझना बहुत जरूरी होता है। एक अच्छा टीचर वो नहीं है जो कि कहे ना कि मैं आपको नोट्स दे रहा हूँ, आपको ये पढ़ना है, ये सब चीजें आपको कुछ नहीं करनी है, ये सब चीजें, वो सब चीजें ठीक है, वो सब जब शॉर्ट टर्म के लिए है। बट आपकी जो स्किल्स है वो एक अच्छा टीचर आपके अंदर तभी लाता है जो वो गाइड की तरह काम करता है, जो आपको फैसिलिटेटर की तरह काम करता है। ये नहीं कि आपको स्पून फीडिंग कराया जा रहा है। तो स्पून फीडिंग से आप कभी भी इनेबलर नहीं बनते हो, ठीक है। तो टीचर क्या करता है, एक मार्गदर्शक की तरह काम करता है कि आपको जो है ना इस टॉपिक को पढ़ना है, इस मटेरियल से पढ़ना है, पढ़ने का काम आपका है, ठीक है। और फिर क्या करता है, फिर आपको फैसिलिटेट करता है, ठीक है। मान लीजिए कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनके पास 300 नहीं होंगे, या फिर हो सकता है किसी के पास 100 रुपए भी नहीं होंगे। मुझे पता है कि बहुत सारे ऐसे भी कंडीशन होते हैं, ठीक है। तो उस टाइम पे क्या करता है टीचर, आपको हो सकता है PDF प्रोवाइड कर दे, या फिर हो सकता है प्रिंट आउट निकाल के दे दे। तो इस तरीके से टीचर एक गाइड की तरह काम कर सकता है, एक फैसिलिटेटर की तरह काम कर सकता है, एक मार्गदर्शक के रूप में जो है ना आपको क्या कर सकता है,
आपकी हेल्प कर सकता है। और यही जो है ना, यही है एक अच्छे शिक्षक का गुण। ये चीज़ें ज़रूरी इसलिए है, बतानी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन एनटीए में बार बार पूछे गए हैं और आपकी इसकी समझ होनी चाहिए कि एक अच्छा टीचर वो नहीं होता है जो आपको ये कह दे कि मैं आपको नोट्स दे दूंगा, मैं आपको जो है ना सब कुछ प्रोवाइड कर दूंगा, ये जो है ना ये क्वेश्चन श्योर शॉर्ट है। भाई इट्स नॉट लाइक अ, इट्स अ काइंड ऑफ इनेबल, आपको खुद जो है ना मोटिवेट करना कि आप कर सकते हो, आप जो है ना जाके स्टडी करो। दिस इज अ शॉर्ट टाइम सोल्यूशन। आपको जो है ना, मान लीजिए क्या एग्जाम 2 दिन बाकी है या फिर 2 महीने बाकी है, तो हो सकता है उस टाइम जो है ना आप, दैट कैन बी अंडरस्टैंडेबल, बट टीचर आपको एक गाइड की तरह काम करता है, एक फैसिलिटेटर की तरह काम करता है कि आपके पास जो है ना, आपके पास मनोबल होना चाहिए, आपके पास मोटिवेशन होना चाहिए कि आप जो है ना उसमें जा करके पढ़े। अब जो बच्चा चाहता ही नहीं पढ़ना उसको टीचर कभी नहीं पढ़ा सकता, उसको वो स्पून फीडिंग भी करेगा ना तो वो नहीं पढ़ेगा। तो एक टीचर एक गाइड की तरह काम करता है, एक मार्गदर्शक की तरह काम करता है। ये था कॉन्सेप्ट्स रिगार्डिंग द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टीचर। हम इसको डेप्थ में पढ़ेंगे, बट ये क्वेश्चन पूछा गया है एनटीए में, इसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। गाइड का मतलब क्या होता है, फैसिलिटेटर का मतलब क्या होता है। अब हम थोड़ा बात करते हैं सिंक्रोनस विधि और असिंक्रोनस विधि क्या होती है, जब भी हम बात करेंगे टीचिंग से रिलेटेड। सिंक्रोनस मेथड ऑफ टीचिंग, असिंक्रोनस मेथड ऑफ टीचिंग, ठीक है, इसके बारे में हम थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। तो एक चीज मैं आपको बताती हूँ थोड़ा सा, ये जो वर्ड है इसको आप थोड़ा सा ना समझिए। सिंक्रोनस, असिंक्रोनस। हिंदी मीडियम वाले बच्चे, मुझे नहीं पता इसका एग्जैक्ट हिंदी क्या होता है, आप एक बार थोड़ा चेक कर लेना, ठीक है। जब हम सिंक्रोनस की बात करते हैं, हिंदी में इसको कहते हैं, ठीक है, हिंदी एग्जैक्ट मुझे हिंदी नहीं पता है, ठीक है, आप एक बार थोड़ा चेक कर लेना। जब हम सिंक्रोनस की बात करते हैं, सिंक्रोनस विधि, ठीक है, तो एक चीज आप कोडवर्ड याद रखना, जो चीजें साथ साथ हो रही है, ठीक है, एस से सिंक्रोनस, एस से साथ साथ, ठीक है। मतलब आपने कभी लाइव मैच देखा होगा, लाइव मैच में आईपीएल आपने देखा होगा कभी ना कभी, तो उस टाइम क्या होता है, हो सकता है 1-2 मिनट लैगिंग हो, बट कुछ चीजें जो ना लाइव चलती हैं टीवी पे। यानी कि मैं जो है ना, कुछ जो चीजें होती लाइव होती, उदाहरण के रूप में मान लीजिए कि कोई क्रिकेटर है, कोई एक मैच है, ठीक है, T20 चल रहा है और वो जो है ना लाइव खेला जा रहा है, और अचानक जो है ना आपके टीवी पे भी वो ब्रॉडकास्ट हो रहा है। तो जितने भी लाइव चीजें होती हैं, दैट इज कॉल्ड सिंक्रोनस, मतलब कि वो चीजें खेली भी जा रही हो और साथ साथ आप क्या कर रहे हो, उसको इंजॉय भी कर रहे हो, ठीक है। चाहे वो हो सकता है मेलबर्न में खेली जा रही है, बट आप यहाँ इंडिया के एक छोटे से मुंबई में बैठ के कोने में, धारावी में बैठ के आप देख रहे हो। सो दैट इज कॉल्ड सिंक्रोनस, मतलब साथ साथ आप उसको देख रहे हो। उदाहरण के रूप में मैं अभी, आप जो है ना, अभी बहुत सारे बच्चे ऑनलाइन जो है ना देख रहे होंगे, तो मैं आपको यहाँ पे पढ़ा भी रही हूँ और आप साथ साथ उसी टाइम जो है ना देख रहे हो, दैट इज कॉल्ड सिंक्रोनस मेथड, ठीक है। जब आप कम्युनिकेशन पढ़ोगे ना तो पूछेगा कि सिंक्रोनस मेथड कौन सा होता है, असिंक्रोनस क्या होता है। और कुछ चीजें ऐसी होती हैं, असिंक्रोनस मेथड ऑफ टीचिंग वो होती है जिसको आप रिकॉर्डेड वर्जन में देखते हो। उदाहरण के रूप में मान लीजिए कि ये वीडियो रिलीज हुआ और कुछ देर बाद जो, कुछ बच्चे हो सकता है इस वीडियो को 1 साल बाद देखे, कुछ बच्चे जो होते हैं ना उसको 5 साल बाद देखे, कुछ जो है ना उसी टाइम देख रहे हैं जिस टाइम ये रिकॉर्ड हो रही है, ठीक है। तो जिस टाइम आप देख रहे हो ना, साथ साथ देख रहे हो, जिस टाइम वो ये सब शूट हो रहा है, दैट इज कॉल्ड सिंक्रोनस। और अगर मान लीजिए आप 1 साल बाद देखते हो, 2 साल बाद देखते हो, दैट इज असिंक्रोनस, ठीक है। आप असमय असमय स्थिति में देख रहे हो, उस समय पे नहीं देख रहे हो जिस समय पे रिकॉर्ड हो रहा है, बाद में देख रहे हो। उदाहरण के रूप में आप सभी को पता है, आपने सबने कोरोना टाइमिंग में कुछ ना कुछ पढ़ा होगा, स्कूल गए होगे, स्कूल नहीं गए होगे, ठीक है। तो वहां पे जनरली क्या होता है ना, टीचर आपको रिकॉर्डिंग दे देता था कि बच्चा ये रिकॉर्डिंग है, आप इससे पढ़ लो, ठीक है। तो उसी को हम क्या कहते हैं, असिंक्रोनस, कि आप जो है ना अपने हिसाब से क्या कर सकते हो। मान लीजिए कि आपको पढ़ना है और फिर आपको नींद आ रही है, तो आप जो है ना ब्रेक लेकर के बाद में पढ़ सकते हो। तो जब भी हम असिंक्रोनस की बात करते हैं, ये हमेशा क्या होता है, फ्लेक्सिबल इन नेचर होता है, ठीक है। आप उस टाइम खा भी रहे हो, उस टाइम जो है ना पढ़ भी रहे हो, तो ये जनरली फ्लेक्सिबल इन नेचर होता है, वो स्टूडेंट सेंट्रिक रहता है, स्टूडेंट के जो होता है ना अपने हिसाब से चेंज कर सकता है टाइमिंग को। जब हम सिंक्रोनस की बात करते हैं, मान लीजिए कि मैंने आपको एक लिंक दे दिया और बोला कि आज मैं टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ाऊंगी, तो आप सभी यहाँ पे मजबूर हो बैठने के लिए, ठीक है। भले ये रिकॉर्डेड जाएगा, बट बहुत सारे बच्चे यहाँ पे मजबूर हैं मेरे साथ पढ़ने के लिए, तो यहाँ पे जो है ना आपकी जो है ना लिमिटेशन आ जाती है। तो सिंक्रोनस में क्या होता है ना कि आप जो है ना उसी टाइम पे जब आपके टीचर पढ़ा रहे हैं, फेस टू फेस जब आप स्टडी करते हो, चाहे, तो उसी को कहते हैं सिंक्रोनस, ठीक है। तो अब हम आते हैं टीचिंग पे।
टीचिंग पे आखिर ये कॉन्सेप्ट्स कहाँ से आया। जब हम सिंक्रोनस की बात करते हैं उसको हम कहते हैं लाइव, ठीक है, जो चीज़ें लाइव चल रही हैं। जैसे आपने आस्था पे देखा होगा, आस्था पे क्या होता है, प्रवचन लाइव होता है, ठीक है, उसी को कहते हैं लाइव चीज़ें। और असिंक्रोनस का मतलब क्या होता है, जो कि आपकी खाली टाइम पे, फ्लेक्सिबल टाइम पे जब चीज़ें होती है, दैट इज कॉल्ड असिंक्रोनस। ऑलराइट, फिर जो है एक नया टॉपिक आता है, वो है इंडोक्ट्रिनेशन। इंडोक्ट्रिनेशन क्या है, इसको भी थोड़ा समझ लीजिए। ये जो होता है ना, शिक्षा का एक उच्च स्तर होता है। थोड़ा सा मैं आपको इसके बारे में बताना चाहती हूँ, ठीक है। ये है आपका इंडोक्ट्रिनेशन, ठीक है। तो इसमें क्या होता है ना, इसमें, अच्छा ये वाला लिंक मैं आपको समझाना चाह रही थी, ये वाला मैं बता रही हूँ कि कैसे जो ह्यूरिस्टिक मेथड होता है वो लर्नर सेंट्रिक होता है, क्योंकि बच्चे खुद से आप क्या कर लेते हैं, सीख लेते हैं बिना किसी एड के। अब देखिए लर्नर सेंट्रिक में क्या होता था, लर्नर सेंट्रिक में टीचर बाद में, वहां पे टीचर थे, बट यहाँ पे सिर्फ बच्चा ही बच्चा है, ठीक है। बच्चा खुद से सब कुछ सीख रहा है, दैट इज योर ह्यूरिस्टिक मेथड। वो अपने अनुमान से सब चीजों को प्राप्त कर रहा है, उनकी सॉल्यूशन ढूंढ रहा है, दैट इज ह्यूरिस्टिक मेथड। उसी को कहते हैं ह्यूरिस्टिक मेथड, जहाँ पे बच्चा क्या करता है, खुद से इन चीजों के बारे में अध्ययन करता है। तो ये भी एक लर्नर सेंट्रिक का क्या है, एक सूक्ष्म बिंदु है, ठीक है, ह्यूरिस्टिक मेथड। अब जो है हम एक और कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे, और वो कॉन्सेप्ट्स है आपका क्या है, वो है आपका कि जब हम बात करते हैं लर्नर सेंट्रिक और टीचिंग सेंट्रिक में, तो एक कॉन्सेप्ट जो आपका आता है वो है इंडोक्ट्रिनेशन। इसको समझना बहुत जरूरी है। इंडोक्ट्रिनेशन में आपने कभी वर्ड सुना हो, ब्रेन वॉश, ठीक है, ठीक है। मैं आपको एक बताती हूँ इंडोक्ट्रिनेशन क्या होता है। ये कॉन्सेप्ट आप समझिए, इंडोक्ट्रिनेशन, इसको हिंदी में आई थिंक क्या कहा जाता है, लेट मी फाइंड इट। इसको हिंदी में कहते हैं, गिव मी अ सेकेंड, हिंदी समझना भी बहुत जरूरी है, बट ओके, हाँ, इंडोक्ट्रिनेशन कहते हैं उपदेश, ठीक है, उपदेश, अच्छा उपदेश कहते हैं इसको, ठीक है। सो ये है उपदेश, ठीक है। आप सबने वर्ड सुना होगा ब्रेन वॉश, सुना है ना, ब्रेन वॉश, ठीक है। यानी कि ये शिक्षा का उच्चतम स्तर होता है, ठीक है, जिससे क्या होता है, व्यवहार में, किसी इंसान के व्यवहार में पूरी तरह से परिवर्तन, 360 डिग्री परिवर्तन। अगर एक बंदा ऐसे है तो वो जो है ना, अगर मान लीजिए एक बंदा ऐसे है, तो अब जो है ना कुछ इस तरीके से हो जाएगा, रुक जाओ, ठीक है, इस तरीके से पूरा चेंज होना, उसके जो जितने हाव भाव स्वभाव स्वभाव, ठीक है, स्वभाव, या फिर बोलने का तरीका, मिलने का तरीका, सब में बदलाव आना, दैट इज कॉल्ड इंडोक्ट्रिनेशन। होता क्या है, इसमें क्या होता है ना कि कुछ चीजें टीचर की जो है ना आपके पूरे चरित्र का जो है ना परिवर्तन कर देते हैं। तो इसमें चांसेस भी होते हैं कि आपके ब्रेन वॉश भी हो सकते हैं, या फिर आपने सुना होगा कि बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि लोग या फिर आपने रिलीजियस टर्म में इस वर्ड को सुना होगा कि, अब मैं किसी का रिलीजियस एग्जाम्पल आप समझिए कि आप क्या होते हो ना कि किसी के उपदेश में आकर के आप जो है ना घर के खान पान को बदल देते हो, आपने पहनावा ओढ़ना सब कुछ बदल दिया, वो भी एक टीचिंग का पार्ट है, बट इसको कहते हैं उच्चतम स्तर, ठीक है, उच्चतम स्तर। आपने सुना होगा कि बहुत सारे बच्चे क्या हुए, पढ़ लिख करके वो सन्यास बन गए, ठीक है, सन्यास उसने धारण कर लिया, या फिर जो है ना कि उन्होंने कोई जो है ना कोई समाधि ले लिया। इस तरह की शिक्षण जो होती है ना, वो हाईएस्ट लेवल की टीचिंग होती है, जिसमें आपके पूरा जो स्वभाव है वो पूरी तरीके से बदल जाती है, ठीक है, और आपका सोचने का जो तरीका है वो पूरी तरह से चेंज होता है, ठीक है। तो उसी को कहते हैं इंडोक्ट्रिनेशन। ये ज्यादातर रिलीजियस टर्म में यूज होता है, धार्मिक चीजों कर्मकांडों में आपका जो है ना इसका इस्तेमाल किया जाता है, उसी को कहते हैं इंडोक्ट्रिनेशन, ठीक है। अब इस पर मैं ज्यादा बहस नहीं करूंगी, क्योंकि ये रिलीजियस एंगल है, और ये सब चीजें रिलीजियस चीजों के लिए छोड़ देते हैं, ठीक है। कॉन्सेप्ट आप समझ गए, इंडोक्ट्रिनेशन का मतलब क्या होता है कि एक उच्चतम स्तर का टीचिंग होता है, जिसमें आपके व्यवहारों में जो है ना अचानक से परिवर्तन आ जाता है, 360 परिवर्तन आ जाता है, और आप जो है ना धार्मिक चीजों से ज्यादा ना ये ज्यादा संबंधित है, ठीक है। अब हम आते हैं, कॉन्सेप्ट्स हो गया। अब हम थोड़ा देखते हैं, जो नेक्स्ट टॉपिक जो हमें कवर करना है वो है आपका लेवल ऑफ टीचिंग, ठीक है, लेवल ऑफ टीचिंग, ठीक है। ये है आपके कुछ कॉन्सेप्ट्स नेचर कैरेक्टरिस्टिक के बारे में,
और उसको हम डेप्थ में स्टडी करेंगे। बट पहले आप समझिए लेवल ऑफ टीचिंग। लेवल ऑफ टीचिंग एक ऐसा चीज है ना जो कि आपको बार बार पूछा जाता है, ठीक है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके बार बार आते हैं। लेवल ऑफ टीचिंग से रिलेटेड मैं आपको थोड़ी सी जो है ना एक आइडिया देना चाहती हूँ। नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, इन तीनों के बीच में, इन तीनों लेवल ऑफ टीचिंग के बीच में हम क्या करेंगे, तुलनात्मक अध्ययन करेंगे, ठीक है, तुलनात्मक अध्ययन करेंगे कि कौन सी लेवल ऑफ टीचिंग कैसी है, वो दूसरों से कैसे अलग है, और इन तीनों के पीछे कीवर्ड क्या है। क्योंकि एग्जाम में आपसे पूछेंगे कि ये कीवर्ड दे दिए जाएंगे और पूछेगा ये कौन से लेवल ऑफ टीचिंग में आता है। तो कीवर्ड को समझिए, कौन कौन से टॉपिक उस कीवर्ड क्या है, क्योंकि कीवर्ड आपको दिए रहेंगे और क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो कीवर्ड समझना जरूरी है, और कीवर्ड को आप रट नहीं सकते, उसके लिए आपको कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है, और कॉन्सेप्ट समझाने का जिम्मा मेरा है, ठीक है। तो अब हम आते हैं लेवल ऑफ टीचिंग के बारे में। लेवल ऑफ टीचिंग से रिलेटेड एक चीज मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहती हूँ, वो है ये जो टॉपिक जो है ना, ये कॉन्सेप्ट जो है ना लेवल ऑफ टीचिंग, ये जो दिया था मॉरिस एल बिगी ने दिया था, और उन्होंने हमें बताया कि शिक्षण हो जो होता है वो 3 स्तर पे होते हैं, ठीक है। 3 स्तर, जो आपके व्यवहार में परिवर्तन 3 स्तर पे देखे जाते हैं। एक अच्छा शिक्षण 3 स्तर पे होता है, ठीक है। और ये जो स्तर है, इसको मैं भी आप एक चीज मैं बता देती हूँ कि जब भी हम स्तर की बात करते हैं, ठीक है, तो पहला स्तर होता है आपका मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल, और फिर होता है आपका क्या, रिफ्लेक्टिव लेवल। हिंदी मीडियम वाले बच्चे बिल्कुल घबराइएगा मत, मैं इसको आपको हिंदी में ही बताऊंगी, ठीक है। स्मृति से रिलेटेड समझना आपको है। रिफ्लेक्टिव यानी कि आप चिंतन करने लगते हो। मेमोरी लेवल में क्या होता है कि आप जो है ना चीजों को सिर्फ रटते हो, ठीक है, आप उन फैक्ट्स को समझते हो, नंबर को समझते हो, दैट इज योर मेमोरी लेवल टीचिंग। उदाहरण के रूप में आप सभी ने कभी ना कभी पहाड़ा याद किया होगा, तो आप सबको बोला गया 2 दूनी 4 दूतियां 6 2 चौके 8 2 5 10, ऐसे आपने रटा होगा, याद है ना, 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2 3 जा 6, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे। बट आपने कभी ये नहीं सोचा होगा उस टाइम रटते वक्त कि कैसे 2 दूनी 4 होता है, कैसे 2 एकम 2 होता है, 2 1 जा 2 कैसे होता है, 2 2 जा 4 क्या होता है। तो आपने क्या किया उस टाइम, सिर्फ रोट लर्निंग की, आपने मेमोरी के हिसाब से क्या किया, रोट किया, रट्टा मारा, ठीक है। अब तोता को जो बोला जाता है वो रट लेता है, अब ये नहीं जानता है कि उसका मतलब क्या होता है, ठीक है। राम राम बोलोगे, गाली बोलोगे तो गाली रट लेगा, अब ये नहीं पूछेगा इसका मतलब क्या है, ठीक है। तो उसी को कहते हैं मेमोरी लेवल, यानी कि शुरुआत में क्या होता है, आप चीजों को बस रटते हो, फिर उसके बाद क्या होता है, आप समझते हो। जैसे आपने याद किया 2 2 जा 4, ठीक है, तो आप क्या करोगे, 32 को भी आप मल्टीप्लाई करना समझ जाते हो, सीख जाते हो, आप एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन। और फिर मैं आपको बोलूंगी ना कि आपको 19 का टेबल खुद लिखना है, आपने रट्टा नहीं मारा, बट फिर भी आप मल्टीप्लिकेशन के थ्रू आप आराम से लिख देते हो। क्यों? क्योंकि उस टाइम आपने क्या किया, अंडरस्टैंड किया, आपने समझ लिया है कॉन्सेप्ट्स को। ऑलराइट। और जो तीसरा चरण आता है वो है आपका चिंतन, रिफ्लेक्टिव लेवल से रिलेटेड, ठीक है। आप क्या करते हो, इन सब के बारे में चिंतन करते हो, अध्ययन करते हो। उदाहरण के रूप में अब आपने क्या किया कि ये जो पहाड़ा पढ़ाने का तरीका होता है उसके बारे में जो है ना आपने रिफ्लेक्ट किया कि ये जो है ना इसको इस तरीके को हम चेंज कर सकते हैं, या फिर हो सकता है ना कि हम इसको और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। तो उसी को हम कहते हैं रिफ्लेक्टिव लेवल, यानी चिंतन विधि। चिंतन में आप क्या करते हो, आप उसमें जो है ना क्रिटिकली, आलोचनात्मक ढंग से जो है ना आप उनको देखते हो, और फिर उसमें क्या करते हो, परिवर्तन या फिर सुधार करने की कोशिश करते हो। वो है आपकी रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग, ठीक है, रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग। रिफ्लेक्ट करते हो आप, जो है ना आत्मचिंतन करते हो कि मैंने जो सीखा है वो उसमें जो है ना क्या परेशानियां आई, और मैं बच्चों के लिए और कैसे सरल बना सकता हूँ, ठीक है। उसी को कहते हैं रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग। अब हम आते हैं अपने टॉपिक पे। आपने रूपरेखा समझी, अब हम थोड़ा देखते हैं इसके चरण। अच्छा, अब इसमें ना बहुत सारे बच्चे को ये लगता होगा ना, बहुत सारे बच्चों को ये लगेगा, क्योंकि मैंने ये सब चीज़ें देखी हैं, ये सब चीज़ें होता है। गिव मी अ सेकेंड, कहाँ था हमारा, ये था। अब मैं अगर ये पूछूंगी कि बताइए कि ये सब जो है ना कब होता है, तो कुछ बच्चे बोलेंगे ना कि मैम ये यूकेजी में होता है, ये जो है ना 6 से 8 में होता है, और ये जो है ना पीएचडी में होता है। ये गलती कभी मत करना। एक जो पीएचडी का भी बंदा है ना वो भी मेमोराइज करता है, ठीक है। और एक जो छोटे बच्चे होते हैं ना वो भी चिंतन करते हैं। छोटे बच्चे इन द सेंस ये 6 और 7 क्लास के बच्चे, वो भी चीज़ों को, जैसे आपने देखा ना कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं ना वो क्या करते हैं,
बाप बन जाते हैं। कहते हैं ना कि यार ये तो नाना नानी की तरह बात कर रहा है, दादा दादी की तरह बात करता है। मतलब वो कुछ ऐसी चीजें डेवलप कर जाते हैं या फिर उनकी एक्सपीरियंस ऐसे, स्वभाव ऐसा रहता है ना कि वो उस एज में भी क्या करते हैं, चिंतन करने लगते हैं। और कुछ चीजें ऐसी होती है ना, जब आप पीएचडी लेवल में भी जो है ना आप रट्टा मार करके, आपने देखा होगा कि शोध विधि में भी आप क्या करते हो, समझते हो, सॉल्यूशन नहीं ढूंढ पाते हो, या फिर जो है ना आप फैक्ट्स, डेटा, वैल्यूज को अंडरस्टैंड करते हो। तो जब हम स्तर की बात करें, ये तीनों स्तर की बात करें, तो इनका कोई संबंध आयु से नहीं है, या कोई संबंध क्लास से नहीं है, किस क्लास में आप पढ़ रहे हो। इसका संबंध है कि आप किस टॉपिक को किस किस स्तर पे सीख रहे हो। ठीक है, तो अगर मान लीजिए आपने देखा होगा, अभी आपने सुना होगा प्रगनंदा, चेस चैंपियन, तो ये सब चीजें आप छोटे एज में भी जो है ना आप चिंतन कर सकते हो। ठीक है, और कभी कभी क्या होता है, आप बूढ़े भी होते हो ना, तो आपकी दिमाग उतना विकसित नहीं होती है। आप किस टॉपिक को, आपका टॉपिक ऑफ नेचर कैसा है, उस हिसाब से जो होता है ना आपकी जो अंडरस्टैंडिंग धीरे धीरे डेवलप्ड होती है। तो आप किसी विषय पे, आप किसी विषय को सीखते हो, तो पहले आप उस पर क्या करते हो, मेमोरी डेवलप करते हो। रिमेंबर, एज से कोई लेना देना नहीं है, क्लास से कोई लेना देना नहीं है। आप पहले उनको याद करते हो, फिर उसके बाद में समझते हो कॉन्सेप्ट्स क्या है, फिर उसके बाद जो है ना रिफ्लेक्ट करते हो। उदाहरण के रूप में आप पहली बार जो है ना किसी जगह पे जाते हो, तो आप याद करते हो, ठीक है, कि कौन सा घर कहाँ पे है, कौन सा जो है ना कौन सी चाय चाय वाली दुकान कहाँ पे है, कहाँ पे जो है ना बस स्टॉपेज है, ठीक है, कौन सी बस यहाँ पे आती है, तो आप याद करते हो मेमोरी के थ्रू। फिर उसके बाद आप समझते हो कि मतलब, फिर आप देखते हो कि अच्छा, इसका जो है ना ज्योग्राफी ऐसे है, और ये जो है ना ये बस, इतनी बसेस चलती हैं, और ये जो बस जो है ना तीसरे नंबर पे चलती है। तो आप अंडरस्टैंड करो, होलिस्टिक चीजों को आप समझ रहे हो। और रिफ्लेक्टिंग में क्या होते हो, रिफ्लेक्टिव में आप देखते हो ना कि अरे यार ये तो बस टाइम से नहीं आती है, इसको थोड़ा सा और चेंज करना चाहिए, आप सॉल्यूशन के बारे में आप ढूंढते हो। तो वो है आपकी रिफ्लेक्टिव लेवल। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, आपको उसको कभी भी एज और इन सब चीज़ों से कोरिलेट नहीं करना है। ठीक है, तो अब हम आते हैं अपने टॉपिक पे, कि जब भी मोइस बिल्गी ने 3 लेवल की जो है ना स्तर बताए, कि कभी हम चीज़ों को सीखते हैं तो 3 स्तर से सीखते हैं। पहले क्या होता है, पहले आप उस चीज़ों को मेमोराइज करते हो, फिर अंडरस्टैंड करते हो, और उस पर क्या करते हो, रिफ्लेक्ट करते हो। ठीक है, और फिर क्या होता है, फिर होता है ऑटोनोमस लेवल। ठीक है, एक ऐसा स्तर जहां पे आप क्या करते हो, आप जो है ना टीचर से बिल्कुल क्या होते हो, उस उनके चंगुल से निकल गए होते हो। आप अपने हिसाब से क्या करते हो, बिना किसी टीचर के कंट्रोल के, जब अपने हिसाब से चीजों को समझते हो, दैट इज ऑटोनोमस लेवल, कि टीचर का वहां पे कोई रोल नहीं है। ठीक है, आप खुद में ही क्या हो, स्वतंत्र हो, और आप अपने हिसाब से, आपने सुना होगा इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म, कोई जो है ना अपने हिसाब से क्या कर रहा है, जर्नलिज्म कर रहा है, उस पर किसी का कंट्रोल नहीं है। वो अपने हिसाब से जो उसके दिमाग में है, उन्होंने अपने व्यूज को लिखा, अपने ओपिनियन को लिखा। दैट इज ऑल अबाउट इन ऑटोनोमस लेवल। उसमें जो है ना आप अपनी जो बुद्धि है, अपनी क्षमता है, अपने हिसाब से क्या करते हो, एक्सप्रेस करते हो। वो है आपका ऑटोनोमस लेवल। ठीक है, और जब हम बात करते हैं कि ये जो है ना हिंदी मीडियम वाले बच्चे, इसको आप देख लेना, ये नहीं है हिंदी, वो पहले वाले ही है। ठीक है, हिंदी में आपको बता रही हूँ, यानी कि ऑटोनोमस, कि आप जो है ना, आप जो है ना खुद से उन चीज़ों का आकलन करते हो। और जब हम इन तीनों लेवल के एज के बारे में बात करें, तो रिमेंबर, इनका कोई एज से लेना देना नहीं है, ये एज से स्वतंत्र होते हैं। एक पीएचडी का बच्चा भी मेमोराइज करता है, और एक छोटा बच्चा भी चिंतन कर सकता है। डिपेंड करता है कि वो किस परिवेश में पैदा हो, और किस जो है ना तरीके से उसको पाला गया है। सो दिस इज ऑल अबाउट द कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग द लेवल ऑफ टीचिंग। ठीक है, अब हम थोड़ा इसको समझ लेते हैं। देखिए, जैसे जैसे ये लेवल जो होती है ना ऊपर बढ़ती है, वैसे वैसे हमारा क्या होता है, ज़्यादातर जो है ना दिमाग का विकास होता है। ठीक है, तो मेमोरी लेवल में जो है ना, रिफ्लेक्टिव लेवल में हम मेमोरी में कम दिमाग रहता है, मतलब कि ज़्यादातर हमारी जो है ना बेसिक अंडरस्टैंडिंग रहती है। रिफ्लेक्टिव में जाकर के हम मैच्योर जाते हैं उस टॉपिक को रिगार्डिंग। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी क्या होती है, हमारी जो अंडरस्टैंडिंग होती है वो धीरे धीरे क्या हो जाती है, और भी ज़्यादा संकीर्ण हो जाती है, और भी ज़्यादा इफेक्टिव हो जाती है। नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम इन सारे लेवल को क्या करेंगे, इंडिविजुअली कंपेयर करेंगे, कि जब हम रिफ्लेक्टिव की बात करते हैं इसका मतलब क्या होता है, मेमोरी की बात करते हैं इसका मतलब क्या होता है, अंडरस्टैंडिंग की बात करते हैं इसमें कौन कौन से की कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, और ये तीनों एक दूसरे से कैसे, एक तीसरे से कैसे अलग हैं, इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। और फिर हमारा आ जाएगा क्या विशेषताएं होती है मॉडर्न टीचिंग की, और उससे रिलेटेड जो है ना हम PYQ आपको
आने वाले सेशन में, हालांकि मेरा जो कोशिश है वो ये है कि मैं आपको पहले कॉन्सेप्ट समझाऊं, थियरी समझाऊं, और पीवाईक्यू को हम लास्ट में कवर करेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट द प्रोग्राम दैट वी आर गोइंग टू स्टडी। हम फ्लिप क्लासरूम को स्टडी करेंगे, यानी कि पहले मैंने आपको टॉपिक दे दिया, आप उनको पढ़ के आइए ताकि आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं उस पर जो है ना कमांड बन सके। जब मैं आपको पढ़ाऊँ तो एज अ रिविजन आपको लगे, ऐसा नहीं कि आप जो है ना पहली बार पढ़ रहे हो। तो उससे क्या होगी ना, टॉपिक्स जो है ना आपकी क्लियर नहीं होगी। तो पहले से ही आपको पढ़ना है, क्योंकि मैंने बता दिया कि कल मैं क्या पढ़ाऊंगी। मैं लेवल ऑफ टीचिंग को ज़्यादा एक्सप्लेन करूंगी, कैरेक्टरिस्टिक क्या है वो बताऊंगी, और फिर उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक ऑफ टीचिंग में हम स्टडी करेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन द नेक्स्ट क्लास। सी यू एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग।